वजूहात हैं. So basically, the development in the technology have enabled the construction industry to plan, design, construct, and as well as manage more smaller to more complex and larger scale projects. दोनों के लिए है. ऐसा नहीं है कि जब भी कोई जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में मर्ज होती है तो वो किसी पॉजिटिव सेंस में होती है. यानी कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है हमारी ऑलरेडी है, वो एक प्रोसीजर का नाम है कंस्ट्रक्शन, ठीक है. अब इसके अंदर अगर बिम की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी कि एक नई टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो वो इसको इन्हांस करेगी, इसको बढ़ाएगी, इसकी कारकर्दगी में इजाफा करेगी, इसमें जो कोई कमियां थी उसको दूर करेगी, तभी वो एक कामयाब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होगा. तो इसीलिए कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी किसी इंडस्ट्री पे लागू की जाती है तो वो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करती है. तो आजकल क्या हो रहा है, फॉर मोर एंड मोर प्रोफेशनल इन आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियर्स हों, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर्स, MEP, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हों या बिल्डिंग सर्वेइंग के लोग हों, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की बात कर लें, या प्रॉपर्टी के बाद हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, ऑल आर इम्प्लीमेंटिंग बिम नाउअडेज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिम का जो एक हवा बना हुआ है, हम इंशाल्लाह इसको हमने कैप्चर करना है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम ये समझ सकेंगे कि बिम आखिर क्या कर रहा है, क्या एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रहा है, एफिशिएंसी इन दी इंक्रीजिंग दी एफिशिएंसी ऑफ दी प्रोजेक्ट्स हो रही है. अगर उसमें सबसे अहम बात जो इसमें बिम के बारे में हमें सुनने में आती है वो ये है कि कोलैबोरेशन, क्या कोलैबोरेशन जो है वो इम्प्रूविंग द कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान ऐसा कोलैबोरेशन का मामला हो रहा है. और सबसे अहम बात जो है इसमें बिम के प्रोसेस में, बिम एक प्रोसेस है जिसमें शामिल है सेंट्रल मॉडलिंग, यानी कि ऐसा सेंट्रल मॉडल जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करता हो और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान फैल जाए. तो अब इन तमाम चीज़ों से एफिशिएंसी, कोलैबोरेशन और सेंट्रल मॉडल, इससे हमें अब कुछ बात समझ में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि बिम कुछ इन चीज़ों के ऊपर रिलाई करता है. दीज आर दी गोल्स ऑफ बिम के एफिशिएंसी, कोलैबोरेशन एंड सेंट्रल मॉडल. ठीक है, सो व्हाट इज बिम नाउ? बिम है क्या, फिर आखिर क्या चीज़ है? अब इस स्लाइड में आपको शो किया जा रहा है कि इंटेलिजेंट प्रोसेस है. काफ़ी दफ़ा मैं आपको बताता रहता हूँ कि इंटेलिजेंट कंपोनेंट की बात करता हूँ, पैरामीट्रिक्स की बात करता हूँ, पैरामीटर्स की बात हो रही होती है. मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स के दरमियान वो एक डाटा, कॉमन डाटा इन्वायरमेंट की बात हो रही होती है कि ऐसा डाटा जो कि तमाम A to Z लोगों के अंदर हो रहा है, और वो किस फॉर्म में हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में हो रहा है. तो ये डिजिटलाइजेशन की जो हमारा एरा चल रहा है उसमें बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और मैनेजमेंट क्या अमल दखल है उसका, वो हम मज़ीद जानते हैं. अब इस स्लाइड तक हमें ये समझ आ गया है कि कुछ एफिशिएंसी, कोलैबोरेशन, सेंट्रल मॉडल, और कोलैबोरेशन में सबसे ज़्यादा अहम है और इसमें सेंट्रल मॉडल की अहमियत सबसे ज़्यादा, और फिर डिजिटल मॉडलिंग की बात हो रही है. तो हमें कुछ बातें समझ में आ रही हैं. आगे चलते हैं. तो क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो बात होती है उसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं होती है. इसी तरह बिम की भी बेसिकली कोई एक डेफिनेशन मुकर्रर करना गलत होगा बिम के साथ. एक इसमें जैसे इस स्लाइड में शो हो रहा है कि बिम इज अ प्रोसेस दैट इम्प्रूव्स कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एंड थ्रू आउट द बिल्डिंग लाइफ साइकिल. एक ये इसकी तारीफ की जा सकती है कि इसी तरह के बिम इज द प्रोसेस of working together to advance the efficiency of the project. एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि to work together. सबसे अहम बात यह कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, और जो कि आजकल हम करना भी चाहें तो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई सेंट्रल मॉडल नहीं होता जिस पे अपनी हर स्टेक होल्डर, हर कोई इंजीनियर, अपनी हर कंसल्टेंट जो है वो अपनी इनपुट दे और उसके बाद आउटपुट की सूरत में एट द एंड ऑफ कि वो साइट पर जाए, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाए, कॉन्ट्रैक्टर अपनी इनपुट्स दें. तो ये तमाम चीज़ें कब मुमकिन होगी इकट्ठा? हर कोई अपने एनर्जी वेस्ट करेगा, हर कोई इसको नए सिरे से ना ले बल्कि उसके प्रोसेस में अपना हाथ बटा दे.
तो एक ये प्रोसीजर भी एक डेफिनेशन हो सकती है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल सेंट्रल मॉडल है जिसके अंदर हर कोई अपना डाटा इनपुट कर रहा है। तो इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन हो सकती है। उम्मीद है कि अब जो है हमारे थोड़ा सा समझने आने लग गया है कि एक ऐसा सेंट्रल मॉडल है, डिजिटल मॉडल है और वर्चुअल मॉडल है, और मुख्तलिफ डिसिप्लिन और टीम वर्क की कोलैबोरेशन के साथ वो बन रहा है और वो डेवलपमेंट उसकी चल रही है। तो ये एक प्रोसीजर है जो थ्रू आउट लाइफ साइकिल ऑफ एनी प्रोजेक्ट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का कोई भी पहलू ले लें आप, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम मज़ीद इसको पढ़ें और समझने, अभी तक जो हमने वाइंड अप करने की कोशिश करें बिम के कॉन्सेप्ट को, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट को, तो हमें दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है, और यही सवाल आज जो दो सवाल हैं यही सब कुछ है। बेसिकली क्या है कि पहला सवाल ये पैदा होता है कि जनाब व्हाट कैन वी डू विद बिल्डिंग मॉडल, हम बिल्डिंग मॉडल के साथ कर क्या सकते हैं। अब बिल्डिंग मॉडल की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, अब इस बिल्डिंग मॉडल का हम क्या करें। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट बिल्डिंग इंफॉर्मेशन कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द मॉडल, कौन सी इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर डालें उस मॉडल के अंदर जो बनाया जा रहा है। यही दो जो सवाल हैं बेसिकली यही सब कुछ है। अब इनका जो जवाब है वही सब कुछ है। अब पहला सवाल का क्या है कि क्या हम कैसे क्या करें इस मॉडल का, हम मॉडल का क्या करना है। मॉडल में इतनी उसमें इंटेलिजेंट कंपोनेंट्स की सूरत में उसमें इतनी इनपुट्स डालनी है जो हमारे इंफॉर्मेशन के सेट्स डालने हैं। यानी कि जैसे अगर कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन से शुरू होता है और फिर हम उसकी पैरामेट्रिक डिज़ाइन करते हैं और आगे उसकी फिर जो हम जो कर रहे थे वो अगर हम बिम डायमेंशंस में पढ़ेंगे मज़ीद इसको, लेकिन हम एक मॉडल को डेवलप करते हुए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन या कोई भी कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन से शुरू हुआ, उसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर ने या MEP इंजीनियर ने या और किसी कंसल्टेंट और इंजीनियर्स ने, एक टीम ने अपनी इनपुट डाली। अब ये क्या इनपुट है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन सेट है। जो इंफॉर्मेशन सेट हम उसके अंदर इनपुट करते जाएंगे। अब पुराने जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन की और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो हम मैनुअली कर रहे होते थे या फिर हम उनको सिंबॉलिकली से दिखा देते थे, लेकिन इटसेल्फ मॉडल कुछ नहीं खुद बता रहा होता था कि मैं अगर वॉल हूँ तो वो ब्रिक वॉल हूँ, मेसनरी वॉल हूँ। अगर वॉल की एग्जांपल लेते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कंक्रीट का कौन सी कंक्रीट इसमें यूज़ हुई है, हम टैगिंग करके उसको डायमेंशन वगैरह लगा के हम टैग्स की सूरत में ना बताएं, वो कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट खुद बताए वो इतनी DPI और इतनी पोटेंशियल की कंक्रीट इसमें इनपुट हुई भी है। तो कहने का मकसद ये है कि हम वो सारी इंफॉर्मेशन मॉडल बनाते हुए उसमें इनपुट करते जाएं और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन भी आएगी और जो मॉडल हम बना रहे होंगे इस स्टेज के ऊपर इस तरह से तर्ज अमल पर लाते हुए, तो फिर वो हर चीज़ बन जाएगा। यानी कि हर चीज़ से मुराद वो फिर बिम बेस्ड मॉडल डेवलप होगा। ठीक है, इधर तक चलते हैं। फिर आगे एक और कॉन्सेप्ट, अब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आइंदा अभी स्लाइड्स में, कि ये पहली अब एक और कॉन्सेप्ट ये है कि बिम जो है ना वो आया है, बिम इज एफिशिएंट फॉर ओनली कॉम्प्लेक्स टाइप प्रोजेक्ट्स, जिसमें ना कॉम्प्लेक्सिटी हो, जिसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिनरी अपनी इनपुट्स दे रहे हों, मुख्तलिफ इंजीनियर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हों, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोजेक्ट है, सिर्फ इसके लिए नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा होता है कि इज बिम ओनली यूजफुल लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा नहीं है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए भी बिम आया है और अक्सर टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी होता है। उस बड़ी टेक्नोलॉजी को फिर हम ऐसी टेक्नोलॉजी को हम पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर सकते जो सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करता हो, जो छोटे प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर करता हो, ऐसा नहीं है। तो बिम जो है, बिम कॉन्सेप्ट, बिम प्रोसीजर जो है वो छोटे से बड़े तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स सब की बात करता है। तो बिम इज़ एफिशिएंट फॉर बोथ स्मॉलर टू लार्जर स्केल प्रोजेक्ट्स। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसा कैसे है मुमकिन। जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग के लिए भी इम्प्लीमेंट उस पर हो रहा होगा, जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन इसमें लागू हो रहे होंगे उस एक बिल्डिंग में। MEP भी होगा, स्ट्रक्चर भी होगा, इंटीरियर भी होगा, आर्किटेक्चर भी होगा, वो सब
कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग होती जाएगी, उसमें लैंड सर्विंग भी शामिल होगी, उसमें टोपोग्राफी भी शामिल होगी। तो उसके लिए तो हमें समझ आ रहा है ठीक है कि BIM एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के लिए, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए लेट्स से अगर हम एग्जांपल दें, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिर्फ इक्विपमेंट लगा है मैकेनिकल और बाकी वो स्ट्रक्चर बेस है, जिसमें आर्किटेक्चर का कोई खास लेना देना नहीं नज़र आ रहा होता, BIM उसके लिए भी इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि वो उसकी एफिशिएंसी जो कि नॉर्मल टिपिकल कंस्ट्रक्शन थी उसको वो इन्हांस कर देगा। वो कैसे करेगा वो हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब इसमें मज़ीद इसको जानने के लिए वो कैसे करेगा हम ये समझ लेते हैं कि अब जैसे इस स्लाइड में ये शो हो रहा है कि अब डैम्स अगर आ जाते हैं, हम डैम की बात कर लेते हैं, लिफ्टिंग मॉडलिंग की बात हो रही है इसमें, और दूसरी स्लाइड में हम हाइड्रोलिक ज्योमेट्री और ड्राफ्ट ट्यूब वगैरह की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग, मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें इस पे होंगी। ये मेगा स्ट्रक्चर्स के लिए भी है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए भी है। अब वो कैसे हम वो पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले अहम बात जो 2-3 है वो ये आ रही कि स्कैन टू बिम की एक बात हमें समझ में आ रही होती है कि बाज़-औक़ात स्कैन टू बिम क्या चीज़ है, कि उसमें क्या हो, लेज़र मशीन्स होती हैं जो रिफ्लेक्शन डालती हैं, लेज़र्स डालती हैं, और उसमें हम एक इम्पैक्ट डालते हैं और एक वो हमें मॉडल, एक रॉ मॉडल हमें प्रोवाइड हो जाता है। अब उस रॉ मॉडल को मुख्तलिफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसकी इनपुट होती है, वो उसमें इंसर्ट किए जाते हैं रॉ मॉडल, और उसको मज़ीद मैच्योरिटी लेवल पे लेके जाया जाता है। अब ये जो स्कैन टू बिम का प्रोसीजर मैंने आपको बताया, या आप मज़ीद इसको गूगल करें, मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर करें, तो समझ में ये आएगा कि छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यकसा तौर पर मुफीद है स्कैन टू बिम की ऑप्शन है। फिर इंक्रीज प्रोजेक्ट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की बात कर लें, फिर कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन की बात कर लें, वो दोनों तीनों छोटे बड़े सब प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट सब के लिए वो ज़रूरी होता है। छोटा से छोटा प्रोजेक्ट हो उसके लिए हम टाइम लाइन और कॉस्ट मैनेजमेंट की बात ज़रूर करते हैं कि कॉस्टली ना पड़ जाए, हमें कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं, कोई वेस्टिंग ऐसी ना हो जाए मटीरियल की। तो ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा बिम वर्सेस कैड। जो सबसे अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जैसी बिम की बातें शुरू हुई, और सबसे ज़्यादा जो हुई वो शुरू हुई 2020 में, जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में, हो सकता है इससे पहले भी कर रहे हो, क्योंकि जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो 2016-17 से स्टार्ट किया हुआ इन्होंने। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लाहौर में और बड़े शहरों में जो है बिम की जो स्टार्टिंग है, वो जो अडॉप्शन ऑफ बिम है मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज, वो खैर अभी तक सही तरीके से कोई भी नहीं कर सका लोकली। लेकिन ये है कि बिम एक वर्सेस कैड ज़रूर शुरू हो जाता है। जब भी कोई बिम स्पेशलिस्ट, बिम मॉडलर, ख़ास तौर पे बिम कोऑर्डिनेटर या बिम मैनेजमेंट या बिम इंजीनियर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कंसल्टेंसी फर्म्स में, तो एक बिम वर्सेस कैड। कैड क्या है? कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो उसका मुकाबला शुरू करना हो जाता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट से। हालांकि इसका कोई मुकाबला बनता नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है कैड बिम का, वो हम आगे पढ़ते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाया जा रहा है समझाने के लिए और समझने के लिए, एक दूसरे को समझाने और समझने के लिए कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें स्लाइड आप पॉज कर लें, इसलिए वीडियो बनाई जा रही है, रिकॉर्डिंग की जा रही है कि आप इसको पॉज करके टेक्सटिंग की ज़रूरत में अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, बेसिकली CAD इज़ अ सिंपल यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू असिस्ट द डिज़ाइन वो असिस्ट कर रहा है, लेकिन डेवलप क्या कर रहा है? ड्राफ्टिंग टूल है, दैट इज़ इट। लेकिन बिम क्या है वो हम पढ़ रहे हैं आज, वो बहुत ज़्यादा कुछ है। इसमें सिमुलेशन है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें डिजिटलाइजेशन है, इसमें मॉडर्न एरा शामिल है, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी शामिल है, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको एक सॉफ्टवेयर है जी रेविट जिसको आ गया वो समझ लो कि बिम मैनेजर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। रेविट, इसको मैं किसी हद तक एहतियात करते हुए कह सकता हूँ कि रेविट इज़ कह सकते हैं कि गेटवे टू बिम है, तो इससे शुरुआत हो सकती है, लेकिन एक बेस्ट टूल है। रेविट इज़ नॉट इक्वल टू बिम। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है वो प्रोसीजर का नाम है, किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के टूल्स या सॉफ्टवेयर क्या हैं वो ये हैं जो इस पर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। रेविट है, फिर सिविल 3D है जिसको एंड पे डाल दिया, वो रैंडमली बस इनपुट कर दिया। सिविल 3D एक वेरी बेस्ट टूल ऑफ बिम है।
इसी तरह रेविस्टो है, नेविस वर्क्स अगेन ऑटोडेस्क का है, इसी तरह सिंक्रो 4D की बात करते हैं सिमुलेशन की, तो ये अगेन एक सॉफ्टवेयर हैं, टेक्ला स्ट्रक्चर्स है, रोबोट स्ट्रक्चर्स है, इस तरह एनालिसिस और मुख्तलिफ डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग और ग्रास होपर है। तो ये सारे, और ये तो बहुत चंद मैंने इसके अंदर डाले हैं, लेकिन सबसे अहम जो है वो रेविड आजकल है, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली है, ऑटोडेस्क का है, ऑलरेडी हम ऑटोडेस्क की प्रोडक्ट्स अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आगे चल के हम इसको सीखने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन गर्ज ये कि बिम का जो कॉन्सेप्ट है वो रेविड इज़ नॉट इक्वल टू बिम, यहाँ पे बताना यही मकसूद था। अब आगे जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन दिलचस्प बहुत है, इट्स वेरी एक्साइटिंग, कि व्हाट इज़ एनडी बिम। एनडी बिम की बात हो रही है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की डायमेंशंस की बात आगे अब चलने लगी है, कि नया टर्मिनोलॉजी आ गई, जो हमने एसेंशियल टर्मिनोलॉजी की बात की थी कि हमने सीखनी है। तो एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ में एक अहम है एनडी बिम, ये नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, इसको स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, टेक्सटिंग की सूरत में आप इसको पढ़ सकते हैं। मज़ीद इसकी ग्राफिकली आगे प्रेजेंटेशन सी बनाई हुई है, उसमें हम ज़्यादा इजीली समझ सकेंगे। मैं आपको बेहतर अंदाज में कन्वे करने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ बिम डायमेंशंस। तो बिम डायमेंशंस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिम का तो हमें पता चल गया एक प्रोसीजर का नाम है। अब उसमें क्या लिमिटेशन है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ये हम ऑलरेडी किसी न किसी डायमेंशन पे काम कर रहे थे। कोई कॉस्ट एस्टिमेटर है, कोई इंजीनियर एनालिसिस है, कोई एनालिसिस कर रहा है, कोई जो है वो डिज़ाइन कर रहा है, कोई कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर रहा है, तो वो सब बिम डायमेंशन के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी फील्ड को वो पहचान जाएंगे बिम डायमेंशन की आगाही हासिल करने के बाद। तो सबसे पहले क्या है, 1D से शुरू होता है और ये अप टू 8D है फिलहाल, लेकिन अब चल के ये और बहुत सी डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूंगा तो आपको पता चलता जाएगा कि मैं इस डायमेंशन का माहिर हूँ, या इस डायमेंशन पे मैं काम कर सकता हूँ इन फ्यूचर। तो बिम डायमेंशन का जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। तो 1D बिम रेफर क्या कर रहा है, 1D बिम में शामिल है सॉइल टेस्टिंग, रिसर्च एंड प्लानिंग, साइट इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह प्रोजेक्ट चार्टर हमारे बनते हैं PC 1 2 3 ऑन, तो वो जो हमारी प्लानिंग और शुरू की इनिशियल चीज़ें होती हैं कि ये फिजिबल भी है जगह, ये इस प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी सही है कि नहीं, इसमें सॉइल की टेस्टिंग या ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि साइट इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी, वो हमारी 1D में रेफर होगी। 1D बिम, 1 डायमेंशन इन बिम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है। 2D को हम सब जानते हैं, 2D में क्या है, 2D ड्राइंग्स हैं, 2D वर्किंग ड्राइंग्स है, एलिवेशन है, सेक्शन है, मगर किस में है, 2D लाइन वर्क है उसमें, वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, लेकिन अगेन वो 2D बीम है, अभी कुछ भी नहीं है बीम की डायमेंशन में, अभी हम 0 लेवल पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं। फिर आगे आ जाता है 3D से भी सारे वाकिफ हैं, ये आगे एनडी बीम की चीज़ें जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ वो ये आ रही हैं। तो बेसिकली 3D पे हम पहुँच गए थे। 3D क्या है, 3D नॉर्मली हमें पर्सपेक्टिव व्यू की बात होती है, रेंडरिंग की बात आ रही होती है, इसमें शशका होता है, एक बहुत ज़बरदस्त हमें कलर स्कीमिंग नज़र आ रही होती है, और एक पर्सपेक्टिव और बर्ड आई व्यूज़ वगैरह हमारे व्यूज़ हो, हम जिसे बात करते हैं 3 डायमेंशनल व्यूज़, ये तो सब कुछ है। लेकिन जो बिम डायमेंशन है जो रिफ्लेक्ट करती है, जिससे आपको मज़ीद ग्राफिकली आसानी होगी एनडी बिम को समझने के लिए, तो 1D प्लानिंग एंड रिसर्च आ गया। 2D 3D में हम पहुंच गए। 3D में मैंने आपको मज़ीद बताया कि सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेशन भी है, इसमें क्लैश डिटेक्शन भी शामिल है। हम 4D की बात करें तो 4D है टाइम लाइन मैनेजमेंट, 4D जो है विजुअल कंस्ट्रक्शन भी कहलाती है, और स्केजुलिंग एंड टाइम लाइन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसेस भी 4D बिम में आ जाते हैं, जिसमें पहले साइट पे एक्सकेवेशन होगी तो कौन सा सामान किस तारीख को जाएगा, जिसमें प्राइमावीरा जो एक सॉफ्टवेयर है वो बिम के साथ अटैच होता है और मॉडल के साथ अटैच होता है, और उसकी स्केजुलिंग बनाता है, जिसे टाइम लाइन मैनेजमेंट एंड स्केजुलिंग कहते हैं। तो ये 4D बिम में आता है। और इसी तरह प्री फैब्रिकेशन भी इसका एक हिस्सा होती है, यानी कि पहले से ही प्री फैब्रिकेटेड एक मटेरियल हमने कर लिया और हमें पता है वो क्या बचा रहा है, हमारा टाइम बचा रहा है। तो टाइम लाइन मैनेजमेंट करने के लिए हम किसको 4D बिम को इस्तेमाल करते हैं। अब आगे अगर हम चलें तो इसके बाद 5D है। 5D रेफर्स करती है
डिटेल कॉस्ट एस्टिमेशन को, मटेरियल टेक ऑफ को, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम होता है, कॉस्ट कंपैरिजन्स इसमें होते हैं 5D में, और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की कॉस्ट एनालिसिस जो हमारे चल रहे होते हैं वो सारे किस में आएंगे, इस 5D बिम डायमेंशन 5D में वो रेफर्स होंगे। आगे जो एक 6D बिम है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको ज़रा ध्यान से समझ लें कि 6D ऑफ बिम रेफर करती है किन चीज़ों को, सस्टेनेबिलिटी को, किसी भी प्रोजेक्ट की पायदारी को, कि वो मजबूत कैसे बन सकता है। उसमें ना सिर्फ मजबूती आती है बल्कि इसमें ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो आता है, जिसमें एनर्जी रेटिंग एनालिसिस होता है, इसमें एनर्जी एनालिसिस भी होते हैं, जिसमें एक सिस्टम आजकल मुतारिफ है लीड एंड ब्रीड सिस्टम, जो एनर्जी एनालिसिस से वाकिफ़ हैं वो लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। इसमें इन्वायरमेंटल और ग्रीन बिल्डिंग का, जैसे मैंने बताया, वो 6D में रेफर होता है। और आगे अगर हम चलें मज़ीद 7D क्या है, फैसिलिटी मैनेजमेंट, जैसे इसमें आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट रेफर क्या है, बिल्डिंग की देखभाल है, उसमें फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो रही है, और सारी फैसिलिटीज़ कैसी, डाटा रिलेटेड टू कंपोनेंट्स, स्पेसिफिकेशंस, मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशंस मैनुअल उसके उनके पास हों, और वारंटीज़, यानी कि ये इसमें तमाम इक्विपमेंट की क्या करना है, कैसे करना है, इसमें इससे इक्विपमेंट ख़राब तो नहीं हो जाएगा, अगर कहीं ये इक्विपमेंट लगा है तो उसकी क्या चीज़ें एहतियात करें हम, वो सारी चीज़ें जो फैसिलिटी मैनेजमेंट में आती है 7D में रेफर होंगी। वो 8D जो है वो हमारा सिंपल सेफ्टी है, जिसको आम है कंस्ट्रक्शन में, एक बिल्कुल कॉमन चीज़ है। 8D सेफ्टी के बारे में बात करता है। सेफ्टी, अब किस चीज़ की सेफ्टी, सेफ्टी में हमारी शामिल हो जाएगा 8 डायमेंशन ऑफ बिम में हमारे इमरजेंसी प्लान्स आ जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है, प्रिवेंशन फ्रॉम डिफरेंट डिजास्टर आ जाता है, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ एक्सीडेंट आ जाता है। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, 8D बिम में, कि हम पहले से प्रिकॉशंस ले लें। अब इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट क्या है, 9D बिम भी आ चुका है, लेकिन फिलहाल समझने के लिए इतना ही काफ़ी था। फिर भी मैं 9D का थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि इस रिफ्लेक्ट नहीं होगा इस मेरी प्रेजेंटेशन में। लेकिन 9D बीम क्या है, लीन कंस्ट्रक्शन, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अब मैनेजमेंट की साइड पे आ गया है। जो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का M है ना, BIM, M से मुराद मॉडलिंग भी है और M से मुराद मैनेजमेंट भी है। तो ये जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो अब 9D से भी शुरू हो जाती हैं, जिसमें शुरू तो ये आपकी 7D से भी मैनेजमेंट हो रही है। मैनेजमेंट तो एक बड़ा लफ्ज़ है, इसको एक्सप्लोर करें तो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें शामिल हैं, लेकिन 9D रेफर करती है लीन कंस्ट्रक्शन को। अब लीन कंस्ट्रक्शन में जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इसमें ये शामिल है कि इम्प्रूव करता है प्रोसेस ऑफ एफिशिएंसी एंड क्वालिटी विद मिनिमाइजिंग वेस्टेज। यानी कि इसमें हम कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं यूज़ कर रहे जिससे बाद में पता चले कि वो वेस्टेज के तौर पे इस्तेमाल हो सकता था, या उसको रिसाइकिल हम कर सकते थे, या हम वो मटेरियल ना यूज़ करते तो बेहतर था। ये जो हमारी मटेरियल मैनेजमेंट की बात हो रही है, इसमें कीपिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल विद लिमिटेड बजट, ये भी इसमें शामिल है। यानी कि हम अपने बजट में रहते हुए अब अगर एक्स्ट्रा मटेरियल मंगवा लिया है तो उसकी वो वेस्टेज हो रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वो जो टर्मिनोलॉजीज और टेक्निक्स जो आती हैं, जो हमें ऑलरेडी हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इस पे क्या करेगी, उसमें वो चीज़ें पहले से ही होंगी टू दी पॉइंट, एज बिल्ट मॉडल जिसे कह सकता हूँ मैं 9D बीम में, वो भी शामिल होगा, जिसमें कि हम पहले से, जैसे हम एज बिल्ट कंस्ट्रक्शन होती है, कोई बिल्डिंग एज बिल्ट बन जाती है, उसके बाद एज बिल्ट ड्राइंग्स और मॉडलिंग करते हैं। तो बिम में क्या होगा कि वो एज बिल्ट मॉडलिंग हम कर रहे होंगे, पहले से ही हमारी मॉडल जो कि एक्चुअल मॉडल हो चुका होगा उसको दोबारा से बनाने के बजाय पहले से ही हम प्री डिफाइंड एज बिल्ट मॉडल करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा 9D। इसी तरह फिर आगे 10B भी है। 10D बीम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है। इसमें कोडिफिकेशन की बात हो रही है, जिसमें कोडिंग करते हैं, हम स्टैंडर्डाइज करते हैं चीज़ों को, हम अपनी इंजीनियरिंग को कोडिंग के तहत जो हमारे स्टैंडर्ड्स हम बनाते हैं, ये वो मैनेजमेंट की बात होती है 10D में। तो खैर ऑन सो ऑन हो सकता है 11D भी इन फ्यूचर में आ जाए। तो 10D आपको समझ आ गया, उम्मीद है कि इसमें एक्यूरेट कंट्रोल टू एवरी स्टेज टू ऑफ प्रोडक्शन होती है थ्रू एडवांस कोडिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड। जो मैंने पहले बताया कि इसमें कोड्स हमारे बनते हैं और स्टैंडर्ड्स हमारे बनते हैं कि कंस्ट्रक्शन
को। अब ये सारी चीज़ें, अब इसमें बिम का क्या किरदार है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है वो 10D में ये किरदार अदा करेगी कि वो तमाम चीज़ें जो हम स्टैंडर्डाइज हैं पहले दिन से ही हम स्टैंडर्डाइज बना रहे होंगे, या उसको 6D के बाद हम उसको प्योरीफाई कर देंगे कि अब ये इस लेवल का बन गया। ये कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम कहते हैं LODs। तो ये हमें वो बताता है कि अब ये इस स्टेज पे 200 LOD पे बना हुआ है ये मॉडल, अब इसको मजीद हमने 10D बीम तक बना दिया है, तो अब ये 500 LOD तक चला गया। अब वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो आगे नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अच्छा, इससे पहले अब हमने डायमेंशंस ऑफ बिम पढ़ लिया, अब लेवल ऑफ बिम्स, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। ये क्या चीज़ है, लेवल ऑफ बिम जैसे ग्राफिकली हमें शो हो रहा है, इसमें बड़ी परफेक्ट फिगर बनी हुई है, काफ़ी हद तक परफेक्ट है, मतलब सही है, फिट है। इसमें हमें समझ आ रही है आसानी से कि लेवल 0 क्या है, कैड है, वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन था। जो लेवल 0 बिम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, कैड है अभी वो, ठीक है। उसके बाद जो लेवल 1 आया, लेवल 1 में 2D और 3D दोनों मिक्सअप हैं, दोनों की इंटीग्रेशन 2D एंड 3D मिल के डॉक्यूमेंटेशन भी चल रही है, और वो 2D और 3D डायमेंशन को बिम 2D बिम 3 डायमेंशन को मिक्सअप करके लेवल 1 प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली रिचनेस एंड लेवल डाटा, लेवल ऑफ डाटा की जो रिचनेस है और बिम की डायमेंशंस को आपस में कोलैबोरेशन के साथ बिल्कुल इकट्ठा कर लिया जाए तो वो लेवल ऑफ बिम कहलाएगा। अब इसको मज़ीद एनहांस करें, मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसमें जिस तरह लेवल 2 में कोलैबोरेशन आ जाएगी, कोलैबोरेशन को मज़ीद, हालांकि कोलैबोरेशन 3D में भी है, 2D 3D में भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि 4D 5D की सिमुलेशन के साथ साथ कॉस्ट एस्टिमेशन की भी कोलैबोरेशन आपस में हो रही है, ठीक है। तो लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3 में जैसे मैंने बता दिया इंटीग्रेशन ऑफ एनालिसिस है, और बियॉन्ड 5D जो, अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए अगली हम चीज़ों को पढ़ेंगे, अगली स्लाइड्स पे जाते हैं। लेवल 0 जैसे पहले मैंने बता दिया कि लेवल 0 मीन्स नो कोलैबोरेशन, सिर्फ 2D ड्राइंग्स एंड ड्राफ्टिंग है, जस्ट लाइक कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है और कुछ भी नहीं है। अब लेवल 0 के बाद लेवल 1 आ गया। लेवल 1 में क्या है, 2D और 3D की इंटीग्रेशन थी, जैसे पहले मैंने बता दिया, उसमें हल्की सी कोलैबोरेशन भी शामिल है, और हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी बीम की यूज़ करते हुए कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। लेवल 2 में जो है वो 4D और 5D भी, और कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम, 2D 3D सबको मिक्सअप करके अप टू 5D तक जो हमने इंक्लूड किया है वो सारी इसमें शामिल हो जाएंगी। अब इसको मज़ीद समझने के लिए क्या वो चीज़ें होंगी जिससे हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, वो ये है कि लेवल 2 में कॉमन डाटा एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, CDE ऑफ बिम, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट इन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट। वो क्या है कि कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनमें से 2 का इधर जिक्र है, जैसे कि IFC जो कि हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल फाउंडेशन क्लास। हमारे पास क्या था पहले टिपिकली कंस्ट्रक्शन और मॉडलिंग में और आम ड्राइंग डिज़ाइन ड्राफ्टिंग टूल्स में सिर्फ ये था कि हम डाटा एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। इन शॉर्ट अगर बिल्कुल ही एग्जाम्पल के तौर पे लूँ कि स्टूडियो मैक्स की जो चीज़ थी, 3D स्टूडियो मैक्स की बात कर लें, उसकी जो फाइल थी वो ऑटोकैड में नहीं खुल सकती। ऑटोकैड की जो फाइल थी वो किसी और सॉफ्टवेयर में उस तरह से अप्रोप्रिएट और फुली फंक्शनली काम नहीं कर रही, तो उसके लिए बिम आया। बिम ने क्या किया कि कॉमन डाटा एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश किया, और वो किस टूल्स की और सिस्टम्स की मदद से, जिनमें से शामिल है IFC से मुराद है इंडस्ट्रियल फाउंडेशन क्लास, ये एक फॉर्मेट है। इस तरह COBie, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज, यानी कि डाटा एक्सचेंज हो रहा है इन चीज़ों से। वो डाटा जो कि किसी भी एक बिम सॉफ्टवेयर ने बनाया, उसने प्रोड्यूस की IFC, और IFC जो है वो एक कॉमन डाटा एनवायरनमेंट मॉडल है जो कि यूज़ हो सकता है दूसरे सॉफ्टवेयर में एनालिसिस, जैसे कि हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पर रेविट ने जो मॉडल प्रोड्यूस किया वो यूज़ हो रहा है रोबोट स्ट्रक्चर्स में। तो ये दोनों बिम बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, और इन दोनों में आपस में इंटीग्रेशन हो रही है, किस सिस्टम की बदौलत, किस फॉर्मेट पे हो रही है, वो COBie के जरिए हो रही है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल फाउंडेशन क्लास के मुताबिक हो रही है। ऑल्दो कि ये भी होता है कि दे
कंपैटिबल विद ईच अदर, दोनों ऑटोडेस्क के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए आपस में इनकी कंपैटिबिलिटी और इनकी आपस में इंटीग्रेशन मुमकिन है, बहुत इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो असल कहने का मकसद ये है कि कॉमन डाटा एनवायरनमेंट पैदा किया है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ने, कि हम एक ही मॉडलिंग, जो सबसे अहम चीज़ जो इसमें बार बार सेंट्रल मॉडल की बात हो रही है और इसमें कॉमन डाटा एनवायरनमेंट की बात हो रही है, इसी तरह एक ही ऐसा मॉडल जो कि सारे मुख्तलिफ हमारे सॉफ्टवेयर्स में इंटीग्रेट हो रहा है और हम अपना हर कोई अपना स्टेक होल्डर, जो इंजीनियर है, हर जो डिसिप्लिन का इंजीनियर है, वो अपनी इनपुट दे रहा है और उसके बदले में आउटपुट आ रही है। वो इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे कुछ स्लाइड्स में आएगा। अब इसी स्लाइड में दूसरा मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, कि जैसे रेविट है, आर्ची कैडर, टेक्ला है, और जितने भी ये सॉफ्टवेयर में आपस में IFC के इंटरलिंक इनका आपस में हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रही है और डाटा एक्सचेंज हो रहा है बार बार, ये कॉमन डाटा एनवायरनमेंट कहला रहा है। ठीक हो गया। अब लेवल 3 बिम में मजीद इसकी और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि ओपन बिम। अब लेवल 3 में ओपन बिम से क्या मुराद है, उसमें ये होता है, इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें कोई चीज़ें छुपाई नहीं जाती हैं, ओपन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ें छुपा लें तो वो कॉमन डाटा एनवायरनमेंट ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के खिलाफ होगी बात। आपने सब चीज़ें बता के रखनी है और वो सारी बातें जो होगी वो इंफॉर्मेशन डाटा होगा, सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा विच इज़ इसके अंदर शामिल होगा एक मॉडल के अंदर। तो वो मॉडल के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन शामिल होगी और वो घूम रहा होगा सारा मुख्तलिफ डिसिप्लिनर और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान। तो उसमें कोई चीज़ें जो है ना आपने छुपानी नहीं होंगी। तो यही कॉमन डाटा एनवायरनमेंट के असूल होंगे। इसके बाद इसमें कुछ एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या पहले क्या चल रहा था, टिपिकली इश्यूज क्या थे जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिम नहीं था, तो क्या था। हमारा पेपर यूजेज बहुत ज़्यादा था। हम जो हैं वो कोलैबोरेशन की चीज़ें सबसे अहम बात है। कोलैबोरेट हम पार्शली कोलैबोरेट करते थे, फुली कोलैबोरेट को पैदा किया है बिम के आने के बाद हुआ है। डाटा सिक्योरिटी की बहुत अहम है कि एक ही मॉडल में वो रहता है, बार बार मुख्तलिफ डाटा एक्सचेंज मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से होता हुआ वो डाटा नहीं जा रहा, इसलिए उसकी सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं इसमें। और फिर लॉस ऑफ रिविजन्स हैं और बहुत कुछ है जो कि कम्युनिकेशन में आसानी हुई है। अब सबसे अहम बात जो इस स्लाइड में समझ में आ रही है कि क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, प्लानर है, आर्किटेक्ट है, कोई भी फील्ड का बंदा है, कोई भी इंजीनियर है, कोई भी डिसिप्लिन को वो टेकअप कर रहा हुआ है, वो सब को इकट्ठा करके टू वर्क टुगेदर की बात जो हमने शुरू में की थी कि यही चीज़ बिम कोलैबोरेशन है। इन तमाम के दरमियान बिम कोलैबोरेट हो रहा है। तो ये असल में अहम मुद्दा है कि कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग कर दी है इसने। आगे जो अगला कॉन्सेप्ट जो मैं पहले भी जिक्र किया वो है बिम LODs। तो LOD क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। और जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक पौधा है, लेफ्ट साइड से अगर आप राइट साइड की तरफ देखना शुरू करें तो वो पहले सिर्फ उसमें कुछ शाखें नज़र आ रही हैं, उसके बाद आगे चल के वो थोड़ा घना होता जाता है, यानी कि वो 100 LOD डेवलप कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो 500 में उसकी जो है ना कितनी ज़्यादा वो घना हो चुका है। तो मीन्स कि उसमें कितनी ज़्यादा अच्छी और इंफॉर्मेशन आ चुकी है उसमें। तो यही मुराद है। अगली स्लाइड में भी कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है कि एक सिंपल सा अप टू 400 या 4 LOD 4 पे जा रहा है ये। इसमें अगर कर्सर मेरा मूवमेंट अगर आप देख सकें तो बेसिकली क्या चीज़ है कि एक सिंपल कॉलम था। अब हमें नहीं पता वो कॉलम कंक्रीट का है, वुडन कॉलम है, सिर्फ आर्टिफिशियल कॉलम है, या वो एक स्टील कॉलम है। अब इधर आके हम LOD 200 पे आ गए, फिर LOD 300 पे उसका कुछ वाकई में समझ आने लग गया कि ये स्टील कॉलम है, और स्टील कॉलम के बाद 350 LOD पे हमें उसकी प्लेट नज़र आ रही है, और ऑन सॉन एट द एंड 500 LOD तक ये जाता है। इससे आगे अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ, इसका आगे एक्सप्लोरिंग नहीं हुई है, और यहाँ तक महदूद है ये LOD 0 से लेके LOD 400। अब ये LOD है क्या जी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट और लेवल ऑफ डिटेलिंग की बात हो रही है इसमें। लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है हमारी, पहले लेवल ऑफ डिटेलिंग की बात करेंगे। लेवल ऑफ डिटेलिंग क्या चीज़ है कि सबसे पहले हमने इनपुट दिया, सबसे आखिरी वाली लाइन पे अगर फोकस करें तो
जो हमारा इनपुट है, जो जो हम इसके मॉडल बनाते हुए जो इनपुट्स करेंगे वो हमारा लेवल ऑफ डिटेलिंग कहलाएगा, और इसके बदले में उस डिटेल को इनपुट करने के बाद जो हमें आउटपुट हासिल होगा, आउटपुट हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा। तो जितनी लेवल ऑफ डिटेलिंग होगी उतना ही प्रोड्यूस होगा लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अभी तक कोई ऐसी सॉफ्टवेयर नहीं हुआ जिससे गुजारा जाए मॉडल और हमें बता देगा वो LOD 400 पे। यह आपका तजर्बा, आपका तज्जिया BIM एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताएंगे, और कंस्ट्रक्शन जो स्पेशलिस्ट हैं वो बता देंगे ये LOD 200 पे। और देख के आपको, जब आप इस फील्ड में आ जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि LOD 300 से ऊपर ये मॉडल नहीं डेवलप किया गया। तो उसकी इंफॉर्मेशन, रिचनेस ऑफ इंफॉर्मेशन और सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसकी जो एलिमेंट खुद बता रहा होगा कि मैं LOD 200 पे तैयार करदा मॉडल हूँ। सो वही कवर